हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम दूसरी इकाई की पहली कविता देखेंगे। इंसान। इंसान जिसके कवि जो हैं रमानाथ अवस्थी जी हैं। रमानाथ अवस्थी जी का जन्म 1926 में फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 2002 में हुई। अवस्थी जी ने आकाशवाणी के प्रोड्यूसर के रूप में कई वर्षों तक काम किया। आकाशवाणी जो कि पहले रेडियो पर चलता था, समाचार की तरह होता था, तो उसमें जो है कई वर्षों तक वे कार्यरत रहे। आप लोकप्रिय मधुर गीतकार थे। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया। इन्हें कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनकी कृतियाँ जिनमें सुमन सौरभ, आग और पराग, राख और शहनाई, बंद न करना द्वार आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो अब जो है हम कविता देखेंगे जिसे रमानाथ अवस्थी जी ने लिखा है। इसमें अवस्थी जी ने कहा है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। इन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया है कि दीपक की तरह अज्ञान अंधकार को दूर करने और चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख परेशानियों को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए एक इंसान को तत्पर रहना चाहिए। अर्थात इस कविता के द्वारा श्री रमानाथ अवस्थी जी ने बताने का प्रयास किया है कि इंसान को किस तरह का होना चाहिए। पंडित रमानाथ अवस्थी यह जो है लोगों को, समाज को प्रेरित करते हैं कि एक अच्छा इंसान बनके एक अच्छे समाज की रचना की जा सके। तो आइए हम इनके द्वारा रचित कविता देखते हैं। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पीकर पला। दीप को देख भर गए नैन उसी क्षण, बुझा दिया जब दीप, किसी ने कहा दीप की तरह जलो। तम तुम हरो सदा इंसान। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। भूमि की सूनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। डूबते लगे नखत बेहाल, उसी क्षण छिपा गगन में चांद। किसी ने कहा चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। सांस सी दुर्बल लहरे, पवन ने लिखा जलद को लेख। पपीहा की प्यारी आवाज, हिलाने लगी इंद्र का राज। धरा सा कंठ सींचने हेतु, उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ। किसी ने कहा मेघ की तरह तुम हरो सदा इंसान। तो इस तरह से यहाँ पर इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए वह श्री रमानाथ अवस्थी जी ने बताने का प्रयास किया है। आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं इस कविता का। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। अब प्रस्तुत पंक्ति में कवि श्री रमानाथ अवस्थी जी कहते हैं कि मैंने तोड़ा फूल, अर्थात उन्होंने फूल तोड़ा। किसी ने कहा फूल की तरह जियो, अर्थात जब उन्होंने फूल तोड़ा तो किसी ने
उनसे कहा कि प्रत्येक इंसान को हमेशा फूल की तरह ही जीना और मरना चाहिए। फूल खिलता है अपनी मुस्कुराहट तथा खुशबू दुनिया में लुटाने हेतु, और शाम को वह मुरझाकर गिर जाता है। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि कवि के अनुसार इंसान को भी अपने अच्छे कार्यों की खुशबू, उसकी महक सारी दुनिया में फैलानी चाहिए। जिस तरह से फूल जो है वह अपनी खुशबू फैलाने के लिए तत्पर रहता है, उसी तरह से इंसान को भी अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों से समाज के हित के रूप में कार्य करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं दूसरा स्ट्रैंजा। भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब सारा विश्व धरती का सौंदर्य भूलकर, वसुधा, वसुधा मतलब धरती, भूलकर वसुधा का श्रृंगार अर्थात धरती की सौंदर्यता को भूलकर सेज पर सोया जब संसार, सेज मतलब होता है बिस्तर, कि बिस्तर पर जब संसार के लोग सो जाते हैं, दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी कर रहा पला। तम, तम मतलब होता है अंधकार, तम मतलब होता है अंधकार। तो दीप जो है वह रात भर जलता है और वह बिना कुछ कहे ही अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि कविता में आए हुए शब्द का अर्थ लिखो। धरती, धरती अर्थात वसुधा। अंधियारा, अंधियारे के लिए क्या आया? तम। दुनिया, दुनिया के लिए संसार। आदमी, आदमी के लिए कौन सा शब्द आया है? इंसान। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या किसी भी पंक्ति को, जैसे अभी हमने 2 पंक्ति का व्याख्यान किया, तो किसी भी पंक्ति को देकर आपको कहा जा सकता है कि इसका अर्थ लिखो, तो आपको उसका अर्थ लिखना होगा। जब अर्थ लिखते हैं तो जैसे मैंने व्याख्यान दिया उसी तरह से आपको लिखना है। जैसे मान लो इस तरह से आपको कहा जा सकता है कि भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार, दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पीकर पला। इन 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो जब आप अर्थ लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में, अर्थात ये जो पंक्तियां दी गई हैं तो उसमें ऐसे ही आप लिखोगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री रमानाथ अवस्थी जी कहते हैं कि जब सारा विश्व धरती का सौंदर्य भूलकर बिस्तर पर सो जाता है, तब शांत रहकर दीप चारों ओर व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए जलता रहता है। तो इस तरह से आपको इसका व्याख्यान या अर्थ स्पष्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीप को देख भर गए नयन। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि दीपक को देखकर कवि के नयन, नयन अर्थात आँख, नयन का अर्थ क्या होता है? आँख, नेत्र। तो उनके आँख जो है वह भर जाते हैं, अर्थात अश्रु से भर जाते हैं। उसी क्षण बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा, दीप की तरह जलो तुम हरो सदा इंसान। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने दीपक को जलता हुआ देखकर
उसके अच्छे कार्यों को देखकर उनके नेत्र जो है वह भर गए। तो उसी क्षण उन्होंने बुझा दिया जब दीप, उन्होंने दीपक बुझा दिया। तो यहाँ पे किसने दीप बुझा दिए? कवि ने। कवि ने दीप बुझा दिए। कवि ने दीप क्यों बुझा दिए? क्योंकि दीपक को देखकर उनके नेत्र अश्रु से भर गए, इसलिए कवि ने दीप बुझा दिए। किसी ने कहा, और उसी समय किसी ने कहा, दीप की तरह जलो। कि बुझते दीपक को देखकर किसी ने कवि से कहा कि इंसान को भी दुनिया में इस दीपक की तरह जलना चाहिए, अर्थात उसे जलते हुए जो समाज में बुराइयां हैं उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया में व्याप्त अंधकार को दीपक की तरह इंसान को दूर करना चाहिए। जो अंधकार है उसे दूर करने का प्रयास इंसान को करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि दीपक बुझा देने पर किसी ने कवि से क्या कहा? तो दीपक बुझा देने पर किसी ने कवि से कहा कि इंसान को भी दुनिया में व्याप्त अंधकार को दीपक की तरह दूर करना चाहिए। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं, कवि श्री रमानाथ अवस्थी जी कहते हैं कि अपने मन की बात को कहने के लिए, अपने मन की बात रात से कहने के लिए चंद्रमा सारी रात जागता है। तो ये रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। रात से अपने मन की बात कौन कहना चाहता है? तो रात से अपनी मन की बात चंद्रमा कहना चाहता है। चंद्रमा सारी रात क्यों जागा? चंद्रमा सारी रात से अपने मन की बात को कहने के लिए जागा, क्योंकि चंद्रमा को अपने मन की बात कहनी थी। भूमि की सूनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। यहाँ पर क्या किया उसने कि जब वो जागता रहा तो धरती की सूनी राह देखकर, भूमि अर्थात धरती की सूनी डगर मतलब होता है राह, तो भूमि की सूनी डगर, निहार मतलब होता है देखकर। तो चांद ने जब भूमि की सूनी डगर देखा तो अपने दो चार आंसू धरती पर उसने गिरा दिए। डाल आंसू चुपके दो चार, उसने क्या किए? चुपके से अपने आंसू धरती पर गिरा दिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारा, चंद्रमा ने अपने आंसू धरती पर कब गिराए? तो भूमि की सूनी डगर देखकर चंद्रमा ने अपने आंसू भूमि पर गिरा दिए। डूबते लगे नखत बेहाल। नखत अर्थात नक्षत्र, जो नक्षत्र होता है उसे कहते हैं नखत। बेहाल अर्थात बेचैन, व्याकुल होना। तो डूबने लगे नखत बेहाल, उसी क्षण छिपा गगन में चांद। गगन अर्थात आकाश। तो चंद्रमा की व्याकुलता को देखकर नक्षत्र की, चांद भी अन्य नक्षत्रों की तरह आकाश में छुप गया। किसी ने कहा चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। उसी समय किसी ने कवि से कहा कि इंसान को भी चांद की तरह दूसरों की जलन, दूसरों का द्वेष हरना चाहिए। तो यहाँ पर आ सकता है कि अर्थ लिखो, जैसे पृथ्वी। अब पृथ्वी के लिए यहाँ पर
कौन सा शब्द आया है? तो पृथ्वी के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? धरा। यहाँ पे क्या आया है? धरा। आकाश, आकाश के लिए कौन सा शब्द आया है? तो यहाँ पर आकाश के लिए आया है गगन। एक प्रश्न हमारा बनता है कि चांद के छिप जाने पर किसी ने कवि से क्या कहा? तो चांद के छिप जाने पर किसी ने कवि से कहा कि चांद की तरह इंसान को भी दूसरों का जलन हरना चाहिए। जिस तरह से वह दूसरों के द्वेष को वह दूर करता है चांद, उसी तरह से हमें भी दूसरों की परेशानियों को, दूसरों की जलन को हरने का प्रयास करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख। अब यहाँ पे कवि के अनुसार कवि कहना चाहते हैं सांस सी दुर्बल लहरें, सांसों की तरह जो कमजोर लहरें हैं, उन्होंने पवन ने लिखा जलद को लेख। जलद अर्थात बादल, पवन, पवन अर्थात हवा, कि हवा ने यहाँ पर बादल को लेख लिखे। पपीहा, पपीहा की प्यारी आवाज। पपीहा आपने देखा होगा जो जंगल में बोलता है, कोयल। तो कोयल की प्यारी आवाज हिलाने लगी इंद्र का राज। कौन हिलाने लगी इंद्र का राज? पपीहा की प्यारी आवाज। वाक्य पूर्ण करो। पवन ने लिखा जलद को लेख। इस तरह से हमारे प्रश्न बन सकते हैं कि पवन ने लिखा, पूर्ण करो, जलद को लेख। तो इस तरह से पपीहा की प्यारी आवाज से इंद्र का जो राज है वह हिलने लगा। तो यहाँ पे कवि के अनुसार, अब यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि इन चार लाइनों का अर्थ लिखो। तो इन 4 लाइनों का अर्थ कैसे लिखेंगे हम? कि कवि श्री रमानाथ अवस्थी जी के अनुसार जल के अभाव में जलाशयों में सांस की तरह कमजोर लहरें उठ रही हैं और वायु ने बादलों को पत्र लिखकर पानी बरसने का अनुरोध किया और उसी समय पपीहे की मधुर आवाज से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, अर्थात डगमगा गया। अब हम आगे देखते हैं। धरा सा कंठ सींचने हेतु उसी क्षण भर से झुक झुक मेघ। धरा अर्थात धरती, पृथ्वी। तो पृथ्वी का कंठ, कंठ अर्थात गला। अब यहाँ पे आ सकता है कि गला, गले के लिए कौन सा शब्द आया है यहाँ पर? तो कंठ। धरा का कंठ सींचने हेतु उसी क्षण, अर्थात धरती की प्यास बुझाने के लिए उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ, कि खूब बारिश हुई। धरती का गला सींचने के लिए उसी समय मेघ झमाझम पानी बरसाने लगे। किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। उसी समय कवि से किसी ने क्या कहा कि मेघ की तरह जो है इंसान को भी बनना चाहिए और लोगों की प्यास बुझानी चाहिए। तो यहाँ पर पृथ्वी के लिए कौन सा शब्द है? धरा। अभी इस तरह से आ सकता है कि बरसे, या इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है मेघ की तरह। तो आगे लिखना होगा प्यास तुम हरो। तो यहाँ पर कवि इंसान को भी कहते हैं कि मेघ की तरह तुम प्यास हरो, अर्थात यहाँ पर उन्होंने फूल का, दीप का, चंद्रमा का और मेघ का उदाहरण
इंसान को दिया है कि इन्हीं की तरह हमें सारी बुराइयां भूलकर अपनी अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे सत्कर्मों से हमें समाज के दुख को हरना चाहिए। अभी यहाँ पे पद्य विश्लेषण के लिए पूछा जा सकता है आपको प्रश्न, जैसे इस तरह से पूरा पद्य आपको दिया जा सकता है और आपको कहा जाएगा कि इसका पद्य विश्लेषण लिखो। तो सबसे पहले रचनाकार का नाम, यहाँ पे रचनाकार का नाम क्या है? रमानाथ अवस्थी, ये हमारे रचनाकार हो गए। रचना की विधा, अब ये विधा क्या है? नवगीत। इसकी विधा क्या है? नवगीत। पसंदीदा पंक्ति, अब कोई भी पसंदीदा पंक्ति आप इसमें से लिख सकते हैं, जैसे मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान, या फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। कोई भी पंक्ति आप इसमें से लिख सकते हो। पसंद होने का कारण, अब इसका प्रमुख कारण क्या है कि उपयुक्त पंक्तियां हमें इसलिए पसंद हैं क्योंकि इसके माध्यम से कवि ने मानव को लोगों की प्यास हरने और परोपकार करने के लिए प्रेरित किया है कि किस तरह से हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारा आता है कि रचना से प्राप्त प्रेरणा। इस रचना से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस रचना से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि इंसान को फूल की तरह जीना और मरना चाहिए, दीपक की तरह अज्ञान रूपी अंधकार दूर करना चाहिए और चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख दर्द को हरना चाहिए, बादल की तरह हमें दूसरों के प्यास को बुझानी चाहिए। तो इस तरह से यह जो कविता है हमें एक अच्छी सीख देता है।